दोस्तों, जब से कोरोना आया है हम सब की जिंदगी को कंट्रोल करने लगा है। इसने हमसे हमारा काफी कुछ छीन लिया है। लोग हम सब के बीच में मर रहे हैं, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हिल चुका है और हमारा देश और दुनिया लाचार है। फिर वैक्सीन बनने की खबरें आई और हम सब ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन इन सब के बीच कुछ महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू किया जाएगा। पहले आप उनकी इस स्पीच को यहाँ ध्यान से सुने। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। इस स्पीच में उन्होंने बताया है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था और यूनाइटेड नेशंस और काफी सारी संस्थाओं को इसके लिए बनाया गया। लेकिन फिर भी शांति के बीच हर देश अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने लगा। एक बार फिर से सुनिए। विचार प्रबल होते गए, यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे कोई बात ऑफिशियली कही गई हो। 2019 में भी जी न्यूज के एडिटर सुदीप चौधरी के साथ एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट किया था। 4 बड़े दोस्त हैं ग्लोबल लेवल पे। शिंजो आबे चुनाव जीत के वापस आ गए, नेतन्याहू चुनाव जीत के वापस आ गए, पुतिन भी चुनाव जीत गए। आपके अगले दोस्त जो ट्रंप हैं उनका भी चुनाव आने वाला है, वो भी शायद, और आप भी चुनाव जीत कर वापस आ जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उस समय तैनात हो देखने को मिलेगा जब आप सारे लोग दोबारा से आ जाएंगे? और अगले आज वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कमाई है। तो दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर लोग इस शब्द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से ज्यादा वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेकर अवेयरनेस नहीं है। दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट हो। मतलब हर देश की सरकार की निजता को खत्म करके एक गवर्नमेंट क्रिएट की जाएगी जिसमें एक धर्म, एक सरकार और एक करेंसी होगी। इस नई विश्व व्यवस्था को चलाने वाले लोगों में ताकतवर नेताओं के अलावा बड़े बैंकर्स, बड़ी फार्मास्यूटिकल्स और हथियार बनाने वाली कंपनियों के मालिक और मीडिया ग्रुप्स को चलाने वाले लोग शामिल होंगे। हालांकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में तो काफी पहले से था, लेकिन अब पोस्ट कोरोना के बाद ये खुलकर सबके सामने आ रहा है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका ऑर्डर वहीं से आता है। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे देश में अभी किसानों के कानूनों को लेकर जो कुछ चल रहा है वो हमारी सरकार ने नहीं चाहा है, बल्कि ये ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बैठे ताकतवर लोगों से आया है। ये लोग अपने मुनाफे और फायदे के लिए ऐसे कानून बनवाने पे जोर देते हैं। हालांकि ये टॉपिक अलग है, हम इस पे कभी और बात करेंगे। तो दोस्तों, दुनिया में जो कुछ बड़ा होता है वो इनके इशारों से ही होता है और हमें ये लगता है कि ये सब हमारी सरकार कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये असली खिलाड़ी होते हैं और देशों की सरकारें सिर्फ एक फेस होती है। हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सीधे तरीके से नहीं देख सकते क्योंकि हम तक न्यूज और इन्फॉर्मेशन देने वाला मीडिया उनके कंट्रोल में होता है और ये बात आप सब जानते हैं कि मीडिया बड़े पैसे वालों के हाथों की कठपुतली भी होता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ की मीडिया नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा पॉजिटिव रुख अपनाती है। वो मोदी को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करती, इसलिए यहाँ की मीडिया हमेशा लोगों के निशाने पर होती है। ये लोग मोदी को भगवान की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उन मेंबर्स के हाथ में है जो वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। हालांकि मोदी ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद वजूद में आया, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1782 में ही वजूद में आ गया था और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका से चलता है। दरअसल अमेरिका में तो इनके एजेंट बैठे होते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को खरीदा हुआ है। इनका टारगेट है कि दुनिया के सबसे ताकतवर घरानों के अंडर पूरी दुनिया को लाया जाए।
इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया के सबसे ताकतवर घराने ये तय करेंगे कि किसी देश में किसकी सरकार होगी, किसी देश की इकोनॉमी का हाल कैसा होगा और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उलट चलने वाले देशों पे बैन कैसे लगाया जाएगा। दुनिया में बढ़ता ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और FDI भी इनके इसी एजेंडे की देन है। लोकतांत्रिक देशों की सरकारों के चुनने और इलेक्शन में भी इसी सीक्रेट सोसाइटी के पर्दे के पीछे से हाथ रहता है। चाइना से कोरोना आने के बाद दुनिया की IT कंपनियों की मौज हो गई। सरकारों ने लोगों को घरों में कैद कर दिया, उनके सारे कामों को डिजिटल कर दिया गया। ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर दिए गए और सिर्फ एक क्लिक पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के हाथों में थी। अमेरिका जैसे देश में तो एक कदम आगे बढ़कर वहाँ सारे काम फिंगरप्रिंट से होने लगे। आप फिंगर टच करें और काम हो गया। ऐसा लग रहा है कि कोरोना ने हमारी जिंदगी को आसान कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी प्राइवेसी बिल्कुल जीरो भी हो गई है। आम लोगों की निगरानी यानी सर्विलेंस और सेंसरशिप भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही सोशल सिक्योरिटी नंबर, रिटेल सामानों के लिए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और अभी हाल में ही कई देशों में कई कंपनियों के एम्प्लॉय के शरीर में माइक्रोचिप डालना भी इसी एजेंडे का हिस्सा है। तो दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो ये काफी पुराना टॉपिक है और इसके फ्यूचर में पूरा होने के बारे में रिलीजन प्रोफेसी भी है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम देखें तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्सेप्ट का सबसे अहम किरदार है मेयर एस्मे रॉथस्चाइल्ड। ये इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी को मजबूत करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा चुका है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक पूरा फाइनेंस पे टिका हुआ कॉन्सेप्ट है और ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली इसकी खिलाड़ी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम इनके हाथ में है और ये इसका इस्तेमाल करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने में। दोस्तों, रॉथस्चाइल्ड एक जर्मन यहूदी था। इसका सिक्के बनाने का काम था, लेकिन सिक्के बनवाने के कारोबार में इसने काफी तरक्की हासिल की और वहाँ के राजा को सिक्के गिरवी देने लगा और वहाँ एक पेपर पे लिखने लगा कि किसने कितने सिक्के इससे लिए और ऐसे ही इसने बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करी और देखते ही देखते इसके अंडर पूरा देश आ गया। फिर इसने अपने 5 बेटों को 5 अलग देशों में भेजा, जहाँ इन सब ने मिलकर बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम को खड़ा किया और हर देश में इन्हें नोबेल फैमिली डिक्लेयर किया गया। नोबेल फैमिली रॉयल फैमिली से बस एक दर्जे नीचे होती है, बाकी उनको वही सुविधाएं मिलती हैं जो किसी रॉयल फैमिली को मिलती है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बैंकिंग सिस्टम ने इन देशों को अपने पे इतना डिपेंड कर लिया कि वो देश इनके गुलाम हो गए, जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली थे। इस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे पहला हथियार था बैंकिंग। और अब रॉथस्चाइल्ड फैमिली इतनी अमीर है कि इनके पास 8 अमीर लोगों से ज्यादा 5 गुना प्रॉपर्टी है और अगर आप इनको गूगल करेंगे तो ये गूगल की किसी लिस्ट में आपको नहीं मिलेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दूसरी सबसे ताकतवर फैमिली है रॉकफेलर फैमिली। जॉन पीटर रॉकफेलर जर्मनी में पैदा हुआ था और फिर 1723 में अमेरिका में आकर बस गया और फिर 1977 तक रॉकफेलर फैमिली अमेरिका के इतिहास की सबसे ताकतवर फैमिली रही। रॉकफेलर ने यहाँ आकर ऑयल कंपनी की स्टार्टिंग की और आप जानते हैं कि दुनिया को बैंकिंग और तेल ही कंट्रोल करते हैं। इन कंपनी को चलाने वाले ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चाबी अपने पास रखते हैं। तो ऐसे में रॉकफेलर अमेरिका का 90% ऑयल अपने पास कंट्रोल करके रखती है। इसके साथ ही ये फैमिली अमेरिका के पॉलिटिक्स में भी उतरे हुए हैं, जहाँ ये 1912 से 2006 तक अमेरिका के अहम पोस्ट पे रहे हैं, जिनमें से एक पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की भी थी। अगर बात करें ऐसे सीक्रेट मीटिंग की जिसके मेंबर्स और मीटिंग्स को हद तक टॉप सीक्रेट रखा जाता है, और ये ग्रुप है बिल्डरबर्ग ग्रुप। 1954 में पहली बार 29 से 31 मई तक चली ये बैठक नीदरलैंड के एक होटल द बिल्डरबर्ग में हुई। इस मीटिंग में शुरुआत में कुल 50 लोग शामिल हुए थे, पर अब ये गिनती 120 तक जा पहुंची है। शामिल होने वालों में रॉयल फैमिली के लोग, बड़े बैंक के CEO और कुछ देशों के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO होते हैं। शुरुआत में इन बैठकों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती थी और इन मीटिंग्स को लेकर हमेशा बवाल होता था, लेकिन अब इनमें शामिल होने वालों की लिस्ट तो पब्लिक कर दी जाती है, मगर मीटिंग में किन मुद्दों पर क्या डिस्कशन हुई ये अब भी टॉप सीक्रेट रखा जाता है। 2014 में हुई इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा था पॉपुलेशन, और फिर इस मीटिंग में ये एडवाइस दी गई कि पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए अकाल और वॉर को हथियार बनाया जाए, और अब कोरोना ने उनको ऐसा मौका दे दिया। 2 साल पहले दुनिया के अमीरों में शुमार बिल गेट्स ने कहा था कि एक महामारी आएगी और दुनिया की काफी पॉपुलेशन को खत्म करेगी। इस पे हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना उनके जरिए बनाया गया एक हथियार हो, जिसे एक एजेंडा के तहत लीक करवाया गया हो और उसका अंजाम सबके सामने है। और अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ ईमेल लीक किए हैं जिनमें अमेरिका के काफी बड़े डॉक्टर एंथनी फॉकी पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने चाइना के एक बड़े रिसर्च लैब को पैसे देकर कोरोना जैसे वायरस बनवाने के लिए बात करी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आप समझना चाहे तो मैं इसे आसानी से बता देता हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सिंबल है वो ये पिरामिड है। ये पिरामिड इन्होंने काफी सोच समझ कर चुना है, क्योंकि जो इसके ऊपर आंख आपको दिख रही है वो एक शख्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बारे में आपको मैं कुछ देर में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो पिरामिड है वो 8 हिस्सों में
में बटा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये पिरामिड आपको समझा देगा कि हम यानी पब्लिक किस पोजीशन पे आती है और ये दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग कहाँ बैठते हैं। सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं ये हमारे दुनिया की पॉपुलेशन है, यानी हम सब। फिर आप ऊपर देखेंगे तो इनको कंट्रोल करने के लिए आती है मिलिट्री, पुलिस और कोर्ट। इनके ऊपर देखें तो आती है इंटेलिजेंस कम्युनिटी और उसके ऊपर आती है हमारी गवर्नमेंट। और इस पिरामिड के हिसाब से गवर्नमेंट का रोल यहाँ खत्म हो जाता है, आप देख भी रहे होंगे। फिर राइट द बॉटम आप देखेंगे कि यहाँ स्कूल आते हैं। स्कूल को यहाँ इसलिए ऐड किया गया है कि स्कूल एक अहम रोल निभाते हैं। किसी देश या कम्युनिटी के लिए नफरत या प्यार शुरू में स्कूल में ही भरा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में वहाँ के स्कूल्स में हमारे खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा और किस विचारधारा को पढ़ाया जाएगा ये सब पहले से तय होता है। फिर हम ऊपर की ओर जाएं तो यहाँ स्कूल के ऊपर आता है मीडिया, जैसे BBC और न्यूयॉर्क टाइम जैसे बड़े नाम। मीडिया का बड़ा रोल होता है कि इन सीक्रेट सोसाइटी और ग्लोबलिस्ट के स्टेटस को हमें बताना। अब आप लेफ्ट बॉटम देखेंगे तो आप यहाँ पर आते हैं रिलीजन यानी धर्म। यहाँ पे ये लोग रिलीजन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा खेल धर्म को लेकर इंडिया में ही चलता है। गवर्नमेंट हमारे देश में यहाँ धर्म को टूल की तरह इस्तेमाल करती है और मीडिया गवर्नमेंट की कठपुतली होती है, तो वो ये काम अच्छे तरीके से करवाती भी है। देखिए, गवर्नमेंट, मीडिया, धर्म, ये तीनों पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिक टूल होते हैं। अब ऊपर चलें तो गवर्नमेंट के ऊपर आती है कॉर्पोरेशन, यानी दुनिया की बड़ी कंपनी, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा कंपनियां भी आती हैं। ये लोग ही गवर्नमेंट को कंट्रोल करके अपने लायक रूल्स बनवाते हैं और एक दबाव बना के रखते हैं। अब कोरोना के समय आप देख ही रहे होंगे कि दुनिया की सारी दवा कंपनियां कैसे सरकारों के साथ मनमानी कर रही हैं और अपने हिसाब से वैक्सीन के दाम तय कर रही हैं। अब इसके ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कि वर्ल्ड फाइनेंस सिस्टम कौन कंट्रोल करता है। इनमें हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं और टैक्स रेवेन्यू होता है। दुनिया की जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियां होती हैं वो इस पिरामिड के चौथे स्टेज पर आती हैं। ये कंपनियां वर्ल्ड के फाइनेंस को कंट्रोल करती हैं। मतलब ये दुनिया की जितनी गवर्नमेंट है ये उनके ऊपर की बात है। और ये बैंक से गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां और दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों को भी लोन देकर कंट्रोल करते हैं। अब इस पिरामिड में ऊपर आए तो हम देखते हैं थिंक टैंक यानी राउंड टेबल। ये थोड़ी सी सीक्रेट सोसाइटी में आ जाती है। देखिए, अब हम पिरामिड में ऊपर जा रहे हैं तो यकीनन अब सीक्रेट सोसाइटी का रोल आपको दिखने लगेगा। राउंड टेबल से ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी चीजों की शुरुआत होती है। तो आपको थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। राउंड टेबल की सोच निकली थी 1870 में जॉन रस्किन नाम के इंग्लिश प्रोफेसर से। वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे कि समाज को कंट्रोल करना चाहिए दुनिया के बड़े लोगों के जरिए, यानी पूंजीपतियों के हाथ में दुनिया की चाबी हो। अब उनके इस आइडिया को पिक किया सिसिल लॉर्ड ने। ये 1890 से 1896 तक साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इनकी इच्छा थी कि पूरी दुनिया ब्रिटिश कॉलोनी बन जाए, यानी सब देश ब्रिटिश राज के अंदर आ जाएं। 1891 में सिसिल लॉर्ड ने सीक्रेट सोसाइटी को क्रिएट किया, जो बाद में उसका नाम राउंड टेबल पड़ा। और एक अहम फैक्ट आपको बता दें कि सिसिल लॉर्ड की वसीयत में उनकी पूरी प्रॉपर्टी का नॉमिनी रॉथस्चाइल्ड परिवार था, क्योंकि सिसिल लॉर्ड को साउथ अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर बनाने और सीक्रेट सोसाइटी को बनाने के पीछे रॉथस्चाइल्ड परिवार का ही हाथ था। एक तरह से ये उनका एजेंट था। तो रॉड्स के मरने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी और सीक्रेट सोसाइटी का पूरा कंट्रोल रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास वापस चला जाता है। दोस्तों, तो राउंड टेबल से इसकी 6 ब्रांचें निकली हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन, द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, द बिल्डरबर्ग ग्रुप, द ट्राइलेटरल कमीशन, यूनाइटेड नेशंस और क्लब ऑफ रोम्स। अब हम वापस पिरामिड पर आते हैं तो हम थिंक टैंक के बाद कमेटी ऑफ 300 देखते हैं। यह दुनिया के सबसे अमीर 300 लोगों की एक कमेटी होती है, जिसे द ओलंपियन या इल्यूमिनाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी को 1728 में दुनिया के 300 मेंबर के साथ बनाया गया था। ये बहुत ज्यादा सीक्रेट होती है। इनके ऊपर किसी देश का कोई कानून लागू नहीं होता और यही लोग तय करते हैं कि किस देश में कौन सी सरकार रहेगी और वहाँ के पॉलिटिकल बिहेवियर को इस कमेटी के अंदर के लोग बैठे ही कंट्रोल करते हैं। और एक फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को भी मरवाने में इसी कमेटी के एक मेंबर का हाथ था और इस कमेटी को लीड करता है वही रॉथस्चाइल्ड परिवार। अब पिरामिड में और ऊपर आते हैं और हम देखते हैं कि अब क्राउन ऑफ काउंसिल ऑफ 13, इसमें जो अमीर लोग शामिल होते हैं वो आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे। ये रॉयल फैमिली का एक ग्रुप है जिस रॉयल फैमिली का हिस्सा पूरी दुनिया रही है। दुनिया की इन सबसे शक्तिशाली परिवारों के पास दुनिया की 90% प्रॉपर्टी है और बाकी दुनिया के लिए इन्होंने 10% छोड़ रखा है। ये ऐसे परिवार है जिनकी दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में पकड़ है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या एंटरटेनमेंट हो। इन 13 ब्लड लाइन्स का रिलेशन पैसे और पावर से इतना ज्यादा है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ये परिवार यूरोप से लेकर चीन तक फैले हुए हैं। दुनिया भर के पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट, एजुकेशन हब, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेन पॉलिसीज, नेशनल इकोनॉमी, मीडिया फैमिली, यहाँ तक कि टेररिस्ट ग्रुप भी यही तय करते हैं। और अगला टेररिस्ट अटैक कब और कहाँ होगा ये भी इन्हीं लोगों के एजेंडे में शामिल होता है। यही तय करते हैं कि किस देश का शेयर मार्केट कब गिरेगा और वही तय करते हैं कि कब नई सरकार कौन सी देश में सत्ता संभालेगी और यही तय करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में क्या होगा। ये लोग इतने अमीर और ताकतवर है कि अंबानी और बिल गेट जैसों को भी कुछ देर में किसान बना दे। तो दोस्तों, ये 13 फैमिली ही इल्यूमिनाटी की ब्लड लाइन्स है।
ये लोग इतने अमीर है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की गद्दी पे कौन बैठा है। रॉथस्चाइल्ड परिवार के तीसरे बेटे नेथन मेयर रॉथस्चाइल्ड ने एक बार कहा था कि मुझे परवाह नहीं कि इंग्लैंड पर राज करने के लिए इंग्लैंड के तख्त पे कौन सी कठपुतली रखी गई है। ब्रिटेन की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाला इंसान ही ब्रिटिश एम्पायर को कंट्रोल करता है और अब मैं ब्रिटिश मनी सप्लाई को कंट्रोल करता हूँ। नेथन के शब्दों में ही इतनी बड़ी बात है कि वो किसी भी सिस्टम, कानून और राजा से ऊपर है। इन लोगों का एजेंडा ये है कि ये दुनिया की आबादी को कम से कम 3 अरब पर लेके आए ताकि ये दुनिया में जो रिसोर्सेज है उनको खुद के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वायरस बनवा के फैलवा देते हैं ताकि आम आदमी की पॉपुलेशन को खत्म किया जा सके। और कहा तो ये भी जाता है कि इन परिवार के पास एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी है, लेकिन वो इसे पब्लिक को देना नहीं चाहते। दोस्तों, इन 13 ब्लड लाइंस का इतिहास अगर मैं बताऊं तो ये वीडियो हद से ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन इनमें से रॉथस्चाइल्ड फैमिली इल्यूमिनाटी की करता धरता है। रॉथस्चाइल्ड के ऊपर मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो जल्द लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, अब वापस पिरामिड पर आके देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर काउंसिल के ऊपर कौन हो सकता है? जिस 13 परिवारों के आगे पूरी दुनिया घुटने टेक देती हो, वो किसके आगे खड़ी रहेगी? दोस्तों, ये फैमिली अभी वजूद में है, लेकिन इनके ऊपर जो है और जो इनसे बड़ा है, क्योंकि वो आने वाला है। दोस्तों, मैंने कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ी एक रिलीजियस प्रोफेसी है और अब टाइम आ गया है कि मैं आपको उसको बताऊं। दरअसल ईसाई मान्यताओं के अनुसार जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात उठेगी तो एंटी क्राइस्ट अपने आप को दुनिया के सामने लाएगा। वो खुद को क्राइस्ट बताएगा और दुनिया को एक करने की बात कहेगा। इसके लिए हमें एक वीडियो क्लिप देखनी होगी जो 2016 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए मॉर्गन फ्रीमैन ने शूट किया था। उसमें मॉर्गन फ्रीमैन इजराइल में एक यहूदी रब्बी से मसीहा के बारे में बात कर रहे थे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। Is there a Messiah In Judaism, in Judaism? Jews invented the Messiah. But it's not the same Messiah that most people think about. Okay. Right? Because when Christians think of the Messiah, they think of someone who's divine. Yeah. They think of, the end of days. What we have for the Messiah is a man, a king of this earth, who's going to bring peace among the nations in this world. And he will not be divine. He will not be divine. तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। दरअसल मॉर्गन फ्रीमैन को ये रब्बी कह रहे हैं कि वो जीसस क्राइस्ट को अपना मसीहा नहीं मानते, बल्कि उनका मसीहा उनके बीच से ही खड़ा होगा, यानी मसीहा धरती का ही होगा और वो हमारे बीच से ही निकलेगा। और वो 3 चीजें दुनिया में यहूदियों के लिए करेगा। पहला वो ये कि वो एक नई गवर्नमेंट बनाएगा, यानी वन वर्ल्ड थ्योरी को वो सबके बीच में रखेगा। दूसरा ये कि वो धार्मिक शांति लाएगा, यानी हर धर्म को एक जगह लाकर उसमें मिला देगा और शांति लाएगा। और तीसरा ये कि वो यहूदियों के लिए एक मंदिर बनवाएगा। और अब दुनिया को देखें तो ये तीनों चीज ही वन वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंडर पूरी होने के पूरे चांस है, क्योंकि इतना तय है कि एंटी क्राइस्ट क्राउन काउंसिल से ही निकलेगा, जिसमें दुनिया के सारे ताकतवर लोग शामिल है और यही लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी हाल के दिनों में आप देख सकते हैं कि दुनिया के कट्टर दुश्मन देश अब आपस में मिल रहे हैं, जैसे इजराइल और सऊदी अरबिया। ये एंटी क्राइस्ट के इशारे पे ही हो रहा है, लेकिन उसे हम अभी नहीं जानते क्योंकि वो अभी खुलकर सामने नहीं आया है। वो सबको कन्विंस कर लेगा कि वो ही सही है, वो जो कर रहा है वो सबका भला कर रहा है और उसे कहने पे ही लोग चलेंगे। अगर आपको ये लगता है कि सारे धर्म एक नहीं हो सकते तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसे ध्यान से देखिए। Peace in our families, peace across this land, and dare I ask, O Lord, peace even in this chamber, now and evermore. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. तो आपने देखा कि व्हाइट हाउस में प्रेयर की गई और इस प्रेयर में इस इंसान ने देश के लिए भलाई मांगी, लेकिन जब प्रेयर को खत्म करने की बात आई तो उसने इस प्रेयर को ब्रह्मा और दूसरे गुरुओं के नाम से मांगा और आमीन बोल दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका एक ईसाई देश है। आज तक वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ईसाई धर्म को किसी के साथ मिक्स किया गया हो, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार हुआ है कि यहाँ क्रिश्चियन प्रेयर में ब्रह्मा और बाकी देवताओं के नाम लिए गए हों। दरअसल ये लोग अब खुलकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं कि सारे धर्म एक है। ये लोग ये दिखा रहे हैं कि ईसाइयत के क्राइस्ट, हिंदुओं के ब्रह्मा, कुरान के मोहम्मद और बुद्ध अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक ही है। और इन सब के बीच में हम अपने पॉप को कैसे भूल सकते हैं? वो खुद इस राउंड टेबल के मेंबर है और सबको ये दिखाना चाह रहे हैं कि सारे धर्म एक हैं। और अब वो दुनिया भर के धर्मों के मंदिर में जाकर ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। अभी कुछ दिनों पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कि समलैंगिकता को मान्यता मिलनी चाहिए। वो गे शादी को अपनी रजामंदी देते हैं, जबकि ईसाइयत के शुरुआत से लेकर आज तक चर्च हमेशा इसके
खिलाफ रहा है। ये सब चीजें हमें दिखा रही है कि हम लोग न्यू वर्ल्ड के कितने करीब हैं, जहां एक सरकार, एक धर्म और एक करेंसी होगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एकदम से लागू नहीं किया जा रहा है, ये प्रोसेस तो सालों से बैकग्राउंड में चला आ रहा है। इसकी एक झलक आपको अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पे मिलेगी। जानने वाले लोग ये बोलते हैं कि ये इल्यूमिनाती के सिंबल की तरह बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पे बनी मूर्तियां, पेंटिंग, ड्राइंग और सिंबल खुले तौर पे इस सीक्रेट सोसाइटी के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडे को दिखाते हैं, जबकि ये एयरपोर्ट 1995 में बनाया गया था। लास्ट में आपको यही बताना चाहेंगे कि इल्यूमिनाती जैसे सीक्रेट सोसाइटी को बनाने वाले लोग यहूदी ही हैं और 90% यहूदी लोग इन सीक्रेट सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि न्यू वर्ल्ड क्या है, इसका एजेंडा क्या है और किस तरह से ये कोरोना के बाद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में कवर करना जरूरी था। इस वीडियो में हमसे अगर कुछ मिस हुआ है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो उसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और टॉपिक के साथ। जय हिंद।